जय हिंद और नमस्कार। स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के इस सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज दो सत्रों में बात करेंगे। दोनों ही लेख हमारे अलग अलग न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से है। एक लेख द हिंदू में से है, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया में से है। अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, साथ ही में हमारी परीक्षा दृष्टि से भी थोड़े विशेष है। देखेंगे इस सत्र में द हिंदू से एक लेख की बात करेंगे जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, इंडियाज साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी। दक्षिण एशिया का जो पूरा विस्तार है, पूरा जो प्रदेश है, इसमें भारत एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल देश है और इसके अपने मायने हैं। सारी चीज़ों को समझेंगे, क्यों भारत के लिए साउथ एशिया का रीजन इतना महत्वपूर्ण है और साउथ एशियन रीजन में अगर आपको प्रगति करनी है, अगर आपको शांति कायम करनी है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी होगी, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ लेखक ने बात करी है। बहुत ही उम्दा लेख है। लेख की तस्वीर देखेंगे, मगर उससे पहले हम कवर को स्टडी कर लेते हैं। देखिए यह कवर पेज है, नीचे आपको एक ग्लोब दृश्यमान है, उसमें आपको पूरा एंटायर साउथ एशिया का रीजन दिख रहा है, जिसमें भारत समेत भारत के जो पड़ोसी देश है उनका समावेशन होता है। तो यहाँ जो ग्रीन कलर्ड जो डार्क आपको दिख रहा है, पूरा जो स्पॉट इंक्लूडिंग इंडिया, ये पूरा का पूरा साउथ एशिया का रीजन है जो कि एशिया के रीजन में ही पड़ता है। ऊपर अगर देखें तो सिंबॉलिक सभ्य राष्ट्रों के यहाँ फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ इस संगठन में 8 या 9 राष्ट्र आज शामिल है और इन राष्ट्रों से पूरा दक्षिण एशिया का ये जो पूरा प्रदेश है वो बनता है। अब यहाँ देखना है कि कौन कौन सी चुनौती है इस प्रदेश के विकास में और इन चुनौतियों को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, कैसे इन चुनौतियों का समाधान हम लोग ढूंढ सकते हैं, जिसकी चाबी यहाँ लेखक ने इस लेख में हमें दी है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। पूरी चर्चा की शुरुआत इस तस्वीर से करेंगे जो कि आज के द हिंदू में छपा है लेख। उदय बालाकृष्णन द्वारा यह लेख लिखा हुआ है। बहुत ही उम्दा लेखक है, लेख भी बहुत ही उम्दा लिखा है और दरअसल ये लेखक आज के हमारे वो प्राध्यापक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बेंगलुरु स्थित। तो उम्दा व्यक्तित्व है और उन्होंने जो अपना संशोधनीय हमारे सामने पेश किया वो भी अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है। बहुत ही अच्छा प्रबंध है, हमें काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही उपयोगी होता हुआ प्रबंध है। माहितियाँ भी बहुत ही यहाँ अच्छी दर्शक ने हमारे सामने रखी है, हमारे सामने प्रस्तुत करी है, जिसका हम लोग यहाँ आगे रेफरेंस लेंगे। आगे देखें तो हमारा एजेंडा है जिसके तहत आमतौर पे हम लोग संशोधित संपादकीय विश्लेषण के इस सत्रों में चर्चा करते हैं, या संशोधित जो विश्लेषण होता है संपादन का, संपादकीय लेखों का, उनको हम लोग यहाँ इस एजेंडे के तहत पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं कि किन आधार पर यह लेख लिखा गया है, साथ ही में यह लेख में क्या संदेशा, क्या अंदेशा हमें दिया हुआ है। साथ ही महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। अगर लेख में कोई अच्छा संशोधन पेश किया हुआ हो, कोई ऐसी तथ्यात्मक माहितियाँ हो, कोई स्टैटिस्टिक्स हो, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण बातों में करते हैं, यानी हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल में। और उसके अलावा अगर ज़रूरत रहे तो हम लोग संशोधित तत्वों को भी यहाँ अध्ययन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, जो कि ग्रोथ नोट यूपीएससी की टीम के द्वारा यहाँ लगाए जाते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है, लेख बहुत ही कम लेख रेडीमेड में यूजफुल होते हैं। अधिकांश लेख ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ तत्वों को उसमें मिलाना पड़ता है, तब जाके वो हमारी परीक्षा ज़रूरियतों को पूर्ण करता है। तो इसी ज़रूरियत को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग इनपुट भी देते हैं। अगर आज के इस सत्र की बात करें और आज की चर्चा की बात करें तो तीनों चरणों में आज का यह जो सेशन है वो हम लोग देखेंगे तीनों चरणों में। सबसे प्रथम निष्कर्ष देखेंगे, बाद में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा प्रबंध है, काफ़ी माहितियाँ इसमें दी हुई है, और साथ ही में संशोधित तत्व देखेंगे जो प्योर एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। और इसके साथ अगर इस पूरे आज के टॉपिक को अगर हम परीक्षा के साथ लिंक करें तो सारी परीक्षाओं के साथ तो लिंक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ सनदी सेवाओं के साथ इसे लिंक करते हैं और देखते हैं। और जैसे हमें मालूम है कि ऐसी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है भारत में, उनका सिलेबस आमतौर पे लगभग
सेम ही होता है। ठीक है, तो अधिकांश परीक्षाओं में आज की बातें, आज का टॉपिक आपको उपयोगी हो सकता है। तो इसीलिए अगर संधि सेवाओं के रेफरेंस में देखें और उसके मुख्य परीक्षा के रेफरेंस में देखें तो जीएस पेपर सबसे प्रथम 2 जिसका इंटरनेशनल रिलेशन खंड है उसके साथ संबंधी है। इसमें हम लोग इंडिया एंड इट्स नेबर कह सकते हैं, एंड इट्स नेबर, क्योंकि दक्षिण एशिया का रीजन ही अपने आप में भारत के करीब है। ये भारत ही अपने आप में साउथ एशिया के रीजन में है, तो जो सारे सभ्य देश होंगे वे लगभग लगभग भारत के पड़ोसी ही होंगे। ठीक है, तो ये बात रही GS2 की इंटरनेशनल रिलेशन, इसके विषय संबंध की बात हमने यहाँ करी। अब हम आगे हमारी चर्चा को बढ़ाएंगे और ये पूरी चर्चा निष्कर्ष से शुरू करेंगे। देखिए, निष्कर्ष में ऐसा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालिया समझौती हुई, पिछले कुछ दिनों में ही मिलिट्री लेवल पर बातचीत हुई दोनों पक्षों में, और ये तय किया गया कि जो सीजफायर वायोलेशन है, जो शस्त्र विराम है, वो बनाए रखना है, उसे मेंटेन करना है, उसे भंग नहीं करना है, जो आमतौर पे भारत और पाकिस्तान भंग करता आया है। वैसे तो पाकिस्तान की ओर से ही भंग होता था, मगर हमें उनका जवाब भी उसको देना पड़ता था, तो हमारी साइड से, हमारे पक्ष से भी भंग आमतौर पे होता आया है। तो यहाँ सबसे प्रथम भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौती, भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौती। अब यह शांति समझौती का क्या प्रत्याघात रहेगा, इसका क्या रिएक्शन रहेगा, या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनसे क्या परिणाम आएंगे पूरे दक्षिण एशिया के रीजन में, इसके ऊपर यहाँ चर्चा लेखक ने करी है। बहुत ही उम्दा चर्चा करी है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली है जो आमतौर पे हमें आज के इस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के युग में गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसा यहाँ इन्होंने हमारे सामने अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना रिसर्च है, वो रखा है, और हम उनको आगे देखने का प्रयास करेंगे इस पूरी चर्चा में। तो ये बात है। प्लस आगे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा लेख अपने आप में एक उत्कृष्ट प्रबंध है, बहुत ही उच्च कोटि का प्रबंध यह माना जाता है, और लगभग अगर मुख्य परीक्षा में वैसे तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, बहुत ही ये जो नैरो स्पीयर का क्वेश्चन रहेगा, मगर अगर पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान का जो ये हालिया डेवलपमेंट आपने देखा, शांति समझौती जो आपने देखी, ये शांति समझौती पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र के ऊपर कैसे प्रभाव कर सकती है या कैसे प्रभावित हो सकती है, आपके अक्षर में, आपके शब्दों में निरूपण कीजिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसे सवालों का ये एक रेडीमेड जवाब है। इसमें काफ़ी सारी माहितियाँ, काफ़ी सारी संशोधन, काफ़ी तर्क, सारी चीज़ें हैं जो कि एक परीक्षा के उत्तर में होनी चाहिए, संधि सेवा के परीक्षा के उत्तर में होनी चाहिए। मगर फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यहाँ माहितियाँ अगर हमें मिल जाए तो और बेहतर रहेगा, हमारी प्रिलिमिनरी के लिए भी बेहतर रहेगा, और मेंस के लिए तो ये पूरा लेख है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब महत्वपूर्ण बातों से हम लोग आज के इस अंक की कोर शुरुआत करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमें देखना है जो हमने भारत पाकिस्तान के बीच में शांति समझौते की बात की, वो दरअसल DGMO लेवल से हुई थी। DGMO दोनों पक्षों के, भारत के, पाकिस्तान के। ठीक है, डायरेक्टर जनरल फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये बात है, यहाँ से लेखक ने इसका आधार लिया है, और इसकी जो है क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इसकी क्या असर हो सकती है, वो भी हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से लेखक ने रखा है। प्लस यहाँ लेखक ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कहीं पर भी अनबन है तो वो अनबन है मात्र और मात्र कश्मीर को लेके। तो लेखक ने यहाँ बहुत ही उम्दा एक सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। बोला कि अगर आधा आधा कश्मीर भी हो जाए,
भले 100% तो कश्मीर भारत का ही था, भारत का ही है और भारत का ही रहेगा, मगर पूरे क्षेत्र के शांति के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए अगर कश्मीर आधा आधा भी हो जाए, आधा भारत में रहे आधा पाकिस्तान में रहे, मगर शांति कायम रहे, तो लेखक को लगता है कि यह सबसे अच्छा उपाय इसका होगा। क्योंकि पिछले 7 दशकों से यहाँ काफ़ी हिंसा हुई है और ये सारी हिंसा का जो रिपरकशन है, इसके जो बुरे परिणाम है, ये बुरे परिणाम मात्र और मात्र भारत और पाकिस्तान के लिए सीमित नहीं, मगर पूरे क्षेत्र में ये पड़ रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र का जो ग्रोथ है ये इसको बार कर रहा है, इसको चेक कर रहा है। तो लेखक ने बोला कि कश्मीर का इश्यू टू बी सोल्व्ड, कश्मीर इश्यू बी सोल्व्ड, और यह सोल्व करने में अगर आधा कश्मीर भारत के पास से चला भी जाए तो भी भारत को जो है इससे दुखी नहीं होना है, क्योंकि यही बंटवारा शांति लाएगी और यही शांति आगे चलकर पूरे क्षेत्र में विकास लाएगी। ये कोई भारत और पाकिस्तान की दोनों की निजी बात नहीं है, दोनों के बीच की बात नहीं, मगर पूरे क्षेत्र की बात है, पूरे क्षेत्र के हित में है। तो यहाँ लेखक ने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा अपना रिकमेंडेशन दिया, कुछ ऐसी अनुशंसाएं दी। प्लस अगर दूसरे मुद्दे की बात करें, ठीक है, तो यह पूरी महत्वपूर्ण बातें जो है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने 4 वर्गों में इसे विभाजित कर दिया है, 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया है, और एक एक मुद्दा जो है वो हम लोग इसी तरह देखेंगे, जिसमें से हमें देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शांति किसके बीच में, भारत पाकिस्तान, ये मात्र और मात्र ये 2 देशों के फायदे की बात नहीं, मगर संपूर्ण क्षेत्र के हित में। जैसे मैंने आपको बताया, शांति आएगी तो व्यापार आएगा, रोजगार आएगा, खुशहाली आएगी और अपने आप में विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा। साथ ही अगर वैश्विक रूप से संगठनों की बात करें, वित्तीय संगठनों की बात करें जो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, ग्लोबल स्केल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके द्वारा काफ़ी सारे संशोधन होते हैं, काफ़ी सारे अभ्यास होते हैं, और वे अहवाल के रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सारे संगठनों के द्वारा, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, इन सारे संगठनों का अभ्यास इस क्षेत्र के लिए, मतलब कि साउथ एशिया के क्षेत्र के लिए एक ही कंक्लूजन लाता है, एक ही निष्कर्ष लाता है, और ये निष्कर्ष ये है कि देयर इज ए वाइड गैप इन करंट एंड पोटेंशियल ट्रेड इन द रीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, जो कोई भी बड़ा वित्तीय संगठन हो, ये ऐसे अभ्यास करते रहते हैं, क्षेत्रों को लेकर अभ्यास करते हैं, क्षेत्रवार अभ्यास करते हैं। तो ऐसे समर्पित अभ्यासों में इन सारे संगठनों ने एक ही निष्कर्ष निकाला है, और ये निष्कर्ष ये है कि आज जो परिस्थिति है, व्यापार की हो चाहे जो है उद्योगों की हो, ये परिस्थिति बहुत ही कम है, बहुत ही दुर्बल है। अगर इस राज्य में एकता मिले, इस राज्य में शांति मिले, तो इस पूरे क्षेत्र का विकास अधिक गुना हो सकता है, बहुत ही हो सकता है। और एक रिपोर्ट अगर मैं यहाँ कोट करूँ तो वर्ल्ड बैंक का वो रिपोर्ट था, और ए ग्लास हाफ फुल नाम का एक रिपोर्ट था, इसमें ये बात हाईलाइट की हुई है और कहा गया है कि अगर ये 2 राष्ट्रों के बीच में शांति कायम रहे, दोनों राष्ट्रों के बीच में जो रिलेशंस है, जो संबंध है, उसमें हार्मनी आए, तो पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता है, पूरे क्षेत्र के हित में है। अब ये रही दूसरे मुद्दे की बात। आगे हमें देखना है कि कैसे ये दोनों की शांति आगे चलकर सार्क के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। सार्क के साथ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, उसके साथ उसको भी जो है यहाँ से फायदा मिल सकता है, और आसियान संगठन जो है उसको भी फायदा मिल सकता है। तो
भले ही जो डिस्प्यूट है वो दोनों देशों के बीच का ही है, मगर इसका प्रभाव, इसकी असर पूरे विस्तार पे पड़ती है, पूरे क्षेत्र पे पड़ती है और ऐसे क्षेत्रीय संगठनों के विकास पर भी पड़ती है, जिसमें से सार्क जो है वो एक विक्टिम है। किसका विक्टिम है? भारत और बांग्लादेश, आई एम सॉरी, और पाकिस्तान के बीच का जो झगड़ा है इसका विक्टिम है। और ये विक्टिम एवरी टाइम सार्क ही बनता है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवाद हो गया तो भारत सार्क को बॉयकॉट करेगा, पाकिस्तान सार्क को बॉयकॉट करेगा। अगर कोई दूसरा डिस्प्यूट आ गया तो पाकिस्तान सार्क को बॉयकॉट करेगा, भारत भी सार्क को बॉयकॉट करेगा। तो इसका दोनों पक्षों के संबंधों का अगर कोई विक्टिम माना जाए तो मुझे लगता है कि वो सार्क है। तो ये भी, सार्क भी यहाँ दुर्बल बनता जा रहा है, तो यहाँ सार्क को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। बाद में RCEP जो कि एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है आज विश्व में, लगभग करीब 15 देश है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ फायदा मिल सकता है। और आसियान, पूरे क्षेत्रीय जो संगठन है आसियान जैसे ऐसे संगठनों को भी यहाँ फायदा मिल सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सारी हम लोग ये 2 मुद्दों में देख सकते हैं। अब आगे देखें तो यहाँ से हमें तीसरा मुद्दा देखना है, और तीसरे मुद्दे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ माहितियाँ हैं, कुछ आंकड़े हैं। और यहाँ लेखक ने श्रीलंका के लेट इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है सामन कैलगामा, SMN सामन कैलगामा, उनका यहाँ रेफरेंस लिया है। और सामन कैलगामन ने अपने लाइफ में जो रिसर्च किया, पूरे साउथ एशिया के क्षेत्र के लिए जो रिसर्च किया, उसका निष्कर्ष कुछ यहाँ लेखक ने कोट किया है और कहा है कि जो श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा कहा गया कि भारत, इंडिया अपने आप में साउथ एशिया के रीजन में इम्बैलेंस है। He said India is imbalance of the region in itself. भारत का कद ही इतना बड़ा है कि वो अपने आप में पूरे क्षेत्र के लिए एक असंतुलन है, एक असंतुलन परिस्थिति का निर्माणकार है। ऐसा यहाँ लेट श्रीलंका के इकोनॉमिस्ट ने हमारे सामने अपना संशोधन रखा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए। उसके मुताबिक अगर साउथ एशिया के रीजन में भारत का शेयर देखें, इंडियाज शेयर, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, या चाहे वो GDP हो, तीनों में देखना है। तो अगर लैंड की बात करें तो यहाँ 62% लैंड एरिया पूरे साउथ एशिया का मात्र और मात्र भारत के पास है। पॉपुलेशन की बात करें तो 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द साउथ एशियन रीजन इज रिसाइडिंग या इज इनहेबिटेटिंग इन इंडिया। एंड अगर रियल GDP की बात करें तो यहाँ 83% GDP पूरे साउथ एशिया क्षेत्र की भारत से निकलती है। तो ये भारत का कद है, और इसीलिए यह महानुभाव ने बहुत ही अच्छा नोटिस किया है और कहा है कि भारत अपने आप में इस क्षेत्र के लिए असंतुलन है। इसी क्षेत्र की बात करें तो दो भारत से छोटे मगर दो इस क्षेत्र के बड़े देश, जैसे पाकिस्तान सबसे प्रथम और दूसरा बांग्लादेश, दोनों इस्लामिक नेशन मगर भारत से कई छोटे हैं। भारत से कई छोटे, वैसे 2 और 3 नंबर के बड़े इस क्षेत्र के जो संदर्भ में, मगर रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू इंडिया दे आर फार टू स्मॉल। देखिए GDP जो यहाँ भारत का शेयर 83% है, वो पाकिस्तान का मात्र और मात्र 7.5% है, और बांग्लादेश का 5.5 से थोड़ा ज्यादा यानी कि 5.6% है GDP का कंट्रीब्यूशन इस एरिया का। तो आप देख सकते हैं भारत कितना महाकाय है, कितना ह्यूज है, और यही साइज भारत का यही कद, भारत का यही प्रभाव इस क्षेत्र में
शांति को मैन्यूवर कर सकता है, भारत को नेतृत्व लेना होगा। और इसके लिए जो बात पहले हमने देखी थी कि कश्मीर अगर हमें आधा ही मिले तो हमें आधा कश्मीर भूल जाना चाहिए, आधा जो मिले उससे खुशी मनानी चाहिए, और ये पूरे क्षेत्र के लिए अपने आप में सकारात्मक बाबत है। ठीक है, अब यहाँ कुछ लेखक ने कंपैरिजन दी है आसियान और सार्क के बारे में। कहा है कि भले ही आसियान बहुत ही आज के दिन अच्छा संगठन चल रहा है, मगर अगर सार्क के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो सार्क कई गुना ज़्यादा है, सार्क में जो पोटेंशियल है वो भी कई गुना ज़्यादा है। इसको यहाँ लेखक ने कुछ आंकड़ों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है, जो हम समझेंगे। सार्क, आसियान, पॉपुलेशन से शुरू करेंगे। सार्क की पॉपुलेशन करीब 1.9 बिलियन, 1.9 बिलियन यानी कि 2 बिलियन से करीब 200 करोड़ के करीब। वहीं आसियान की पॉपुलेशन 0.6 बिलियन, या आप कह लीजिए 7 बिलियन, 0.7 बिलियन, 700 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन आज हमें आसियान देशों में देखने को मिलती है। जीडीपी, परचेजिंग पावर पेरिटी के रूप में देखें तो सार्क की जीडीपी 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और वहीं आसियान की 9 ट्रिलियन की है, 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो यहाँ हमें साइज यहाँ से पता चलती है। प्लस अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा, तो सार्क की 14,500 के ऊपर है यूएस डॉलर, और वहीं आसियान की 14,000 के करीब है यूएस डॉलर। ठीक है, यह कंपैरिजन है। तो यह कंपैरिजन को देख के लगता है कि पूरे क्षेत्र में, सार्क के, साउथ एशिया के पूरे क्षेत्र में बहुत ही पोटेंशियल है। अगर सभ्य राष्ट्रों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध रहे, शांतिपूर्ण संबंध रहे, तो ये प्रदेश का विकास अभूतपूर्व रूप से हो सकता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ समझनी थी। अब आज महत्वपूर्ण बातों का अगर आखिरी मुद्दा देखें, जो कि 4th वन है, उसके तहत 2 ही चीज़ है जिसमें फिलोसॉफिकल बातें हैं। एक बात के मुताबिक कहा गया कि भारत लीडर बन सकता है, नेता बन सकता है, और ये नेता बनने में अपना ही कद उसको फायदेमंद साबित होगा। ये बात तो हमने देखी। दूसरी बात यहाँ ये है कि नेता बनकर पूरे साउथ एशिया के प्रदेश की जो इकोनॉमी है, प्रदेश अर्थतंत्र, इसको सुधार सकता है। ये भी पोटेंशियल मात्र और मात्र भारत में ही है। पूरे प्रदेश के अर्थतंत्र को सुधारने का पोटेंशियल मात्र और मात्र भारत में ही है, और ये भारत बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। और चीन के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था 1990s में, 2000 में, उससे लगभग 2 गुना तेजी से भारत ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ऐसी हम सबको आशा है। मगर इसके लिए जो कोई प्री रिक्विजिट चीज है वो है शांति या ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी इन द एंटायर रीजन will boost development, will boost growth, and ultimately they will transform in prosperity। तो यही बात है, यही चीज़ें हमें आज महत्वपूर्ण बातों में समझनी थी, जो कि हमने देखने का प्रयास किया। कुछ आंकड़े भी यहाँ लेखक ने दिए, कुछ लॉजिकल बातें भी दी, कुछ मोरल बातें भी दी। ठीक है, जैसे हमने कश्मीर का मुद्दा देखा कि अगर आधा मिले तो हमें आधा में भी खुशी होनी चाहिए, तो ये एक प्रकार की मोरल बात है, नैतिक बात है, जो अपने आप में पूरे प्रदेश के लिए हितकारी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमने यहाँ एक बहुत ही अच्छा जो है मर्जर देखा, बहुत ही अच्छा एक यूनिफिकेशन देखा, जो कि हमारे लेखक के द्वारा दिया हुआ था। और हम इस बहुत ही अच्छे आर्टिकल के लिए, ऐसी अच्छी माहिती के लिए लेखक के भी शुक्रगुजार है। अब हमें तीसरे चरण में कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ देखनी है,
और जो कि आमतौर पे पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए ही है, जिनको हम लोग कुछ मैप और कुछ फोटोग्राफ्स के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ सबसे प्रथम मैप, ये पूरे एशिया का मैप है। हमें मालूम है 7 खंड है पूरे विश्व में, जिनमें से एशिया खंड सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा देश वाला है, सबसे ज़्यादा वस्ती वाला है। तो अपने आप में एशिया का महत्व ग्लोबल लेवल पर बहुत ही है। और इसमें भी जो दक्षिण एशिया का भाग है, ये दक्षिण एशिया का भाग जिसमें भारत अपने आप में डोमिनेट करता है, भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है। दूसरे साइड मात्र और मात्र साउथ एशिया के ही राष्ट्रों में देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत में सबसे बड़ा देखने को मिलता है, सबसे बड़ा भारत है। अर्थतंत्र की दृष्टि से भी भारत सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन की दृष्टि से भी भारत सबसे बड़ा है, प्रोडक्शन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे जो कोई भी परिमाण हो, सारे परिमाणों पर भारत जो है वो सबसे बड़ा है और सारे भारत के पड़ोसी राष्ट्र है। फिर इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के वृद्धि के लिए एक संगठन की स्थापना की हुई थी, जिसे हम लोग आज सार्क के नाम से जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का एक संगठन पूरे प्रदेश के विकास के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ तथ्यात्मक माहिती है इस साउथ एशिया रीजन के बारे में, जिसका एरिया हमें देखने को मिलता है। देखिए ये सारी जो माहितियाँ हैं ये आमतौर पे हमें रटनी नहीं होती है, मात्र और मात्र एक आइडिया के रूप में हमें ये यूजफुल होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एक एक बार इसका जिक्र करेंगे और आगे हम लोग हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे गाबजो। तो इसलिए हम लोग यहाँ इन चीज़ों का एक एक बार जिक्र करेंगे और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही ब्रीफली ये सारे आंकड़े देखेंगे। पॉपुलेशन भी 1.9 बिलियन है, जो मैंने आपको बताया। पॉपुलेशन डेंसिटी 362.3 किलोमीटर की है। जीडीपी पीपीपी 12 ट्रिलियन की है। जीडीपी नॉमिनल 3.3 ट्रिलियन की है। पर कैपिटा 707 नॉमिनल है। अगर पीपीपी की बात करें तो कब्जो नॉमिनल है। अगर पीपीपी की बात करें तो ये 14,000 के आसपास है। HDI 0.642 यानी कि मीडियम रेंज में पड़ता है पूरे क्षेत्र का। एथनिक ग्रुप्स में काफ़ी सारी एथनिक ग्रुप्स यहाँ रहते हैं। इंडो आर्यन है, ईरानियन है, द्रविडियन है, सिनो टिबेटियन, ऑस्ट्रियोस्टेटिक, तुर्किक एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारे यहाँ देखने को मिलते हैं। रिलीजन भी कई सारे हैं। हिंदुइज्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, ये रिलीजियन साउथ एशिया के नाम से जाना जाता है। और आज 8 राष्ट्र इसमें मौजूद है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये हमारा भारत है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, जिसमें भारत सबसे बड़ा है। दूसरी बाजू देखें तो यहाँ टाइम जोन है। कुल 5 टाइम जोन पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, +430 +5 +530 जो कि भारत और श्रीलंका का है, +545 नेपाल का है और +6 बांग्लादेश और भूटान का है। अब भाषाओं की बात करें तो पूरा प्रदेश बड़ा है, कई एथेंसिटी यहाँ रहती है, कई लिंग्विस्टिक ग्रुप यहाँ बसते हैं, तो काफ़ी सारी भाषाओं का यहाँ यूज़ होता है पूरे क्षेत्र में। और लगभग 55 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, 55 लैंग्वेजेस टोटल। एंड अगर डायलेक्ट की बात करें तो इट में भी इन फ्यू हंड्रेड्स। बोलियाँ की बात करें तो हज़ारों की तादाद में यहाँ बोलियाँ बोली जाती है। अब यहाँ इंटरनेट का एक्सटेंशन दिया हुआ है, जो कि आमतौर पे हमें कहीं यूज़फुल नहीं होता, मगर एक बार यहाँ नज़र में कर देनी चाहिए। और ये सारी माहिती हमें विकिपीडिया पर ही मिलती है। अगर विकिपीडिया पर आप साउथ एशिया करके सर्च करोगे तो आपके सामने ये सारी माहितियाँ इस रूप में ही जो है प्रस्तुत होगी। आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इन सारी चीज़ों का महत्व सीमित है, हमें मात्र और मात्र रेफरेंस के रूप में देखना है, एक आइडिया हमें रखना है हमारे दिमाग में, इसीलिए इनको देखना है, इनको रटना नहीं है, इनको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सारी एलिमेंट्री माहिती है जिनका हमारे परीक्षा एप्लीकेशन में, परीक्षा के ऊपर एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कोई इसका उपयोग नहीं है। तो इसीलिए मात्र और मात्र रेफरेंस के लिए देखना है। लार्जेस्ट सिटी में कई सारे सिटीज़ है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चिटागोंग, दिल्ली, ढाका, हैदराबाद, कराची, कोलकाता, मुंबई और लाहौर जिसमें शामिल है।
ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सार्क संगठन है जो कि एक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया हुआ था और इनमें आज 8 राष्ट्र है। अफगानिस्तान सबसे पीछे इसमें जुड़ा है, सबसे नया सभ्य है अफगानिस्तान। तो देखना है कि ये सभी राष्ट्रों के बीच में जो क्षेत्र है सहयोग के, वो कौन से हैं, कितने हैं, जिनके लिए यहाँ मैंने आपके सामने एक सूची तैयार कर रखी है ताकि हमारा समय न बिगड़े। सबसे प्रथम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, यानी कि एजुकेशन एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर्स। तो ये सारे ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एरियाज है, ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड सेक्टर्स है, जिसको सभ्य देशों को जो है, जिसको लेकर सभ्य देश एक दूसरे के साथ सहयोग साधते हैं। प्लस अगर इसके फंक्शन की बात करें सार्क के, तो लगभग 3 ऑर्गन्स में ये काम करता है। सार्क के 3 ऑर्गन्स है, सार्क ऑर्गन्स 3 ऑर्गन्स है, जिसमें एक होता है सेक्रेटरिएट, दूसरा है मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा अंग है, ये दूसरा था, तीसरा अंग है काउंसिल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज या सेक्रेटरी, ठीक है, सभ्य राष्ट्रों के। तो ये 3 अंगों में ये फंक्शन करता है। इसका सेक्रेटरिएट काठमांडू स्थित है, इसका मुख्यालय, और ये 3 अंगों में फंक्शन करता है। ऐसा नहीं मात्र 3 ही अंग है, कुछ स्पेशल अंग्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सार्क डेवलपमेंट फंड है, जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, जैसे सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है, और साथ ही में साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 4 मुख्य रूप से सार्क के स्पेशल बॉडीज है, जो स्पेशल फंक्शन के लिए सार्क में बनाए जाते हैं। देखेंगे चारों थोड़े महत्वपूर्ण है। स्पेशल बॉडीज ऑफ सार्क, सबसे प्रथम सार्क डेवलपमेंट फंड, उसके बाद साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, और आखिरी में सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक है, अब ये तो फंड है, इसका तो कोई मुख्यालय नहीं होगा, मगर साउथ एशियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय की बात करें तो ये ढाका में है, ढाका बांग्लादेश। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भारत में है, जो हमें याद रखना है, दिल्ली में है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल की बात करें तो ये पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय है, जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं हमें उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब भारत को लेकर भी बहुत ही महत्व है सार्क में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, भारत के पड़ोसी राष्ट्र ही इसमें सभ्य है। पूरे क्षेत्र का विकास होगा, भारत सबसे बड़ा इस क्षेत्र का राष्ट्र है, प्रभावी राष्ट्र है, तो इसका नेतृत्व भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो ऐसे कई सारे जो है इसके मेरिट्स है कि भारत सार्क को लेकर आगे बढ़े, पूरे क्षेत्र के लिए ये अपने आप में हित की बात है। तो ये सारी आज की चर्चा रही। अब बारी है आज के क्वेश्चन की, जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, जो आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमारे पास 4 कथन है। सबसे प्रथम, दक्षिण एशिया के भौगोलिक क्षेत्र में 10 राष्ट्र बसते हैं। दूसरा कथन, दक्षिण एशिया प्रदेश की कुल बस्ती के 75% अकेले भारत में बसते हैं। तीसरा, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल का मुख्यालय भारत स्थित है। चौथा,
दक्षिण एशिया विद्यापीठ का मुख्यालय यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय भारत स्थित है। उपर्युक्त कथनों के ऊपर में विचार करके इनमें से सही कथनों को हमें चुनना है, हमारे पास विकल्प भी है। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए है चारों के चारों सही है, 1 2 3 4। ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी केवल 3 मात्र सही है। तो आपको इसका सही जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद यहाँ आपके सामने रखा जाएगा, पिंड अप किया जाएगा ताकि आप वहाँ से ले सके। तो आज इतना ही। इस बाजू से हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन के साथ, अगले संपादकीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।